स्क्रीन दिख रहा है? यस स्क्रीन सभी सर। को दिख रहा है? ठीक है, तो हम लोग ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी एस मैट्रिक्स, देखा क्या होता है। ठीक है, तो जो 5th प्रॉपर्टी है, डेट मीन्स एस इंटू एस मैट्रिक्स का कंजुगेट, एस इंटू एस मैट्रिक्स का कंजुगेट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर 2 क्रॉस 2 होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखती है, कारण क्या है। तो जब आप देखोगे एस, मान लीजिए मैं एस की वैल्यू लिखता हूँ S11, S12, S21 और S22, इसका कंजुगेट होगा S11 का कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कंजुगेट हो गया, S12 का कंजुगेट हो गया, मतलब किसी मैट्रिक्स को कंजुगेट करना होगा तो उसकी एवरी एलिमेंट को कंजुगेट करना, ये कंजुगेट हो गया। इट शुड बी इक्वल टू आई, दैट मींस 1 0 0 1। इसको देखते हैं, पहला वाला S11 इंटू S11 कंजुगेट प्लस S12 इंटू S21 का कंजुगेट इज इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। S11 क्या होता है, डेट मीन्स B बाई ए, B बाई ए मैंने बताया था, ये वाला जो है ये इक्वेशन, ये आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा था B1 डिवाइड बाई A1, और इसी तरीके से S1 कंजुगेट भी B1 डिवाइड बाई A1 का कंजुगेट प्लस B2 यहाँ पे S12 होगा B1 डिवाइड बाई A2 और S21 होगा B2 डिवाइड बाई B2 कंजुगेट डिवाइड बाई A1। इट शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, S11 इंटू S12 कंजुगेट प्लस S12 इंटू S22 का कंजुगेट इज इक्वल टू दी 0। तो यहां से आ गया S11 इंटू S12 कंजुगेट, डेट मीन्स ये सेकंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बस एनालिसिस कर रहा हूं मैं, बाकी तो दोनों इक्वेशन में या तो 1 आएगा तो 0 आएगा। अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल नेटवर्क है, रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी या रेसिप्रोकल नेटवर्क है जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे केस में इक्वेशन नंबर 1 दैट मींस वो क्या हो जाएगा, S12 का जो मैग्नीट्यूड होता है, S12 इज नथिंग बट S21 when the network is reciprocal, when the network is reciprocal, ठीक है। तो S12 is equal to S21। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर जो 1 हो गया वो हो गया S11 इंटू S1 का कंजुगेट प्लस S12 या S21 लिख दो, S21 इंटू S21 का कंजुगेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए हम लोग देखते कैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से S11 और S12 का वैल्यू लिख लिए, B1 डिवाइड बाई A1, B1 डिवाइड बाई A1 का कंजुगेट, S21 की वैल्यू होगी B2 डिवाइड बाई A1 इंटू B2 डिवाइड बाई A1 का कंजुगेट इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ गया B1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट हो गया B2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लूं तो ये A1 स्क्वायर होगा और नीचे वाला भी A1 स्क्वायर, तो एलसीएम हो जाएगा A1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन आया कि B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू A1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसको समझते हैं एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर आप सर्किट को देखें, सर क्या हो गया? हाँ सर बी स्क्वायर जो है वो मॉड है या सर ब्रैकेट्स में है सर? मॉड है, मॉड, यस सर। मॉड है, ठीक है। आप जानते हो ना ये मॉड क्या है, ये x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट। क्या होता है, अगर मान लीजिए जेड एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू x प्लस आई वाई है, अगर मैं जेड इंटू जेड कंजुगेट करूंगा तो क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नथिंग बट का जेड का मैग्नीट्यूड। बस यही तो लिख रहा हूँ, तो जेड इंटू जेड मैग्नीट्यूड, जेड कंजुगेट इज इक्वल टू जेड का मैग्नीट्यूड। तो उसी तरीके से यहाँ से आ गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और यहाँ भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अगर इस चीज को इस फर्दर इसको देखते हैं कि एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू A1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि मैं A1 इनपुट देता था, इन द इनपुट 1 A1 कोई एक वेव हो गया, B1 जो है डेट मीन्स रिफ्लेक्शन हो गया ऑफ द A1, एंड transmission of the A1 some part is transmitted, that is the B1 part, B2 part, ठीक है। तो ये इक्वेशन में देख रहे हो आप कि इस वेव का स्क्वायर, इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा क्या इक्वेशन बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है पावर कंजर्वेशन का इक्वेशन, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वेव का अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, जैसे मान लीजिए ए साइन थीटा है, ए साइन ओमेगा टी, तो अगर पावर की बात करोगे उसका पावर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। नॉर्मलाइज के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, या फिर अगर नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हो तो अगर मान लेते हैं ये ए एक इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, मान लीजिए इसकी इस वेव की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है, ठीक है। तो आप जानते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए वी आरएमएस निकालूं तो ए डिवाइड बाई √2 होगा। और आप जानते हो वी पावर जो होता है, पावर इज नथिंग बट वी आरएमएस का स्क्वायर, तो दैट मींस ए बाई √2 वी आरएमएस स्क्वायर डिवाइड बाई आर रेजिस्टेंस, तो ए बाई √2 का होल स्क्वायर, दैट मींस नथिंग बट ए स्क्वायर बाई 2। तो अगर फैक्टर की बात करें तो ये इनडायरेक्टली जो पावर है उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं नॉर्मलाइज नहीं करता तो नॉर्मलाइज पावर की बात करूं तो अगर मैं आर की वैल्यू 1/2 ले लेता तो नॉर्मलाइज हो जाता चीजें, अगर आर की वैल्यू 1/2 ले लेता तो नॉर्मलाइज हो जाता। तो पावर एक्चुअली जो है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है पावर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे थे कि कोई एक वेव है A1 जिसका पावर होगा A1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पावर है ये ट्रांसमिशन पावर एंड रिफ्लेक्शन पावर के रूप में डिवाइड हो रहा है। ये जो पावर है कुछ पार्ट इधर डिवाइड हो गया और कुछ पार्ट इधर डिवाइड हो गया, तो यहाँ से पावर हो गया B1 स्क्वायर और इसका कुछ पावर हो गया B2 स्क्वायर। यदि पावर यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए दोनों साइड, तो आपको पावर दिखने लग जाएगा। डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एक्चुअली पावर का ही इक्वेशन है, अगर नॉर्मलाइज भी नहीं करोगे तो। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो S इंटू एस कंजुगेट इज इक्वल टू आई कहाँ से आया, ये मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पावर इज कंजर्व्ड इन दी नेटवर्क, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन, पावर कंजर्वेशन या चार्ज कंजर्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो इक्वेशन है S इंटू एस कंजुगेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स दी पावर इज कंजर्व्ड इन दी नेटवर्क। तो ये हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। तो ठीक है, माइक्रोवेव पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस देख लेते हैं, कैसे कैसे माइक्रोवेव डिवाइस होते हैं, कैसे वेव जो है जैसे कि वेव्स को मेरे को मोड़ना है तो मैं कैसे कैसे माइक्रोवेव डिवाइसेस यूज करता हूँ उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो डिवाइस
से है। पहला माइक्रोवेव पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस। पहला जो डिवाइस है डेट मीन्स ई प्लेन टी या फिर सीरीज, ई प्लेन टी या फिर सीरीज। तो इसको देख लेते हैं कैसे माइक्रोवेव पावर डिवाइड हो रहा है। तो पावर डिवीजन हम लोग कर रहे हैं। एक सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, आप लोगों ने वेवगाइड देखा था जो कि कंडक्टर से बना होता है वेवगाइड। ये एक वेवगाइड है, ठीक है, ये एक वेवगाइड है जिसके चारों पार्ट्स जो है कंडक्टर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वेव्स हम लोग यहाँ पे देते थे। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ से देते थे 20 से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस माइनस यहाँ से दोगे या फिर प्लस माइनस यहाँ से दोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा सर्कुलर इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एक्सियल इन नेचर। तो इस तरीके से वेव्स का ट्रांसमिशन होता था। जैसे मान लो उसकी बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होकर आगे ट्रांसमिट होता था, प्रोपगेट होता था। ये तो वेव गाइड आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इस वेव को अगर मुझे को मोड़ना है, इस वेव को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ना है, तो इसके लिए मुझे माइक्रोवेव डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जो कि माइक्रोवेव पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस है। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं ई प्लेन टी, तो ये हो गया वेव गाइड। अब इस वेव गाइड को मैंने एक स्लॉट किया ऊपर में, ये एक मेरा एक वेव गाइड था। एक स्लॉट लिया जस्ट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। हम लोग किसी भी वेव्स को उसके एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वेव, तो उसके मैं एरो से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं उसके एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। अगर मैं T10 की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो वेव जो है T10 में कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरीके से वेव ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी तो तुम लोग यही समझो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड T10 मोड में दे रहा हूँ बस, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2। अब मैं क्या एक्चुअली T10 मोड आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो समय हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके, डोमिनेंट मोड है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हो इसलिए मैं नहीं बोलता। पोर्ट 3, ठीक है। लेकिन अभी इसमें T10 मोड और ये सब माइक्रोवेव पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे मेरा माइक्रोवेव डिवाइस काम कर रहा है उस पर बस चर्चा होगी। T10 पे उतना ये मत हो जाना कि T10 से मेरे को नहीं आता तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो सिग्नल है, उसको मैं एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस ये, ठीक है। तो ये पोर्ट 1 हो गया, ठीक है। ये पोर्ट 2 हो गया और पोर्ट 3 हो गया। पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 में कैसा सर्किट बिहेव करेगा, कैसा, जैसे कि मान लो मैं, जब मैं, हम लोग वो पढ़े थे नेटवर्क में, तो नेटवर्क में R1 और R2 सीरीज में था, R1 और R2 सीरीज में था। तो कैसे पावर का डिवीजन होता था R1 और R2 में, R1 इज इक्वल टू R2 है तो पावर हाफ हो जाए, ठीक। कैसे पावर डिवाइड हो रहा है, इसी तरीके से हम लोग देखते थे। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ इन दी माइक्रोवेव डिवाइस, ठीक है। तो ये एक
3 डायमेंशनल व्यू हो गया। अगर मैं बात करूं इसका 2 डायमेंशनल व्यू की, मतलब आप स्क्रीन को देख रहे हो, सामने से स्क्रीन को देख रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कॉलेज आओगे तो दिखा दूंगा इसको, सारे जो ई प्लेन है, एच प्लेन को कैसा दिखता है, तो हम लोग फिर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे इसका। तो मान लो एक सिग्नल है, ये सिग्नल फर्स्ट मोड, ये ठीक है। अब ये जो वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आगे जाएगा, और ये एज के साथ, क्योंकि ये टेंजेंशियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, टेंजेंशियल फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू 0, तो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ये मुड़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा मुड़ता जाएगा। तो ये एक्चुअली में कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, मुड़, पूरा जब मुड़ जाएगा, क्योंकि एज में ऐसा दिखेगा जैसे मैं दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिखेगा। और उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए आपने ऐसा इनपुट दिया, मान लीजिए आपने ऐसा इनपुट दिया, या आपने ये जो ऊपर का फिगर दिख रहा है ऐसा इनपुट दिया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग आगे लेके जा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा मुड़ते जाएगा। तो ये इस एज में ऐसा मुड़ेगा, और फाइनली आपको ये ऐसा है, ये मुड़ गया, और ये कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। या फिर आप लोग और क्लियर करने के लिए मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ऐसा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है अभी, तो ये ऐसा E10 मोड है, मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है ये। अब देखिए ये रेड कलर से जो एरो दिख रहा है, इस एरो को आप समझिए पेन है, पेन का जो डायरेक्शन है, पेन का जो नीब का डायरेक्शन है, वो समझिए कि उस एरो का डायरेक्शन, ये मेरा मान लीजिए पेन है, ये एक्चुअली मेरा पेन है, ये मेरा नीब हो गया, ठीक। तो आप पेन को ऊपर से लेकर आइए, और जब आप घुमाओगे किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब आप पेन को घुमाओगे तो पेन कुछ ऐसा घूमेगा। फील कर पा रहे हो चीजों को? यस सर। तो पेन मैं दिखा तो सकता नहीं हूं, लेकिन मान लो ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, तो जिधर से मैं लिख रहा हूं, अगर मेरे को इस तरफ जाना है, इस तरफ रास्ता, मतलब पेन को मैं मोड़ नहीं सकता, पेन को मैं रोटेट, मतलब अपना जो पेन रखा हूं उसका नीब उधर ही दिखेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरा पेन ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, जब मैं उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो मेरा पेन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो यही बात कर रहा हूँ, जैसे वेव्स और पेन एक ही। अच्छा, एक तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं कि इक्वेशंस क्या क्या होंगे, इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट 3 है, ये पोर्ट 1 है, और ये पोर्ट 2 है, ठीक है। मतलब जो एक ही
प्लेन में है वो पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 है, और जो परपेंडिकुलर प्लेन में है वो पोर्ट 3 है। बेटर ब्लैक में चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि मैं पेन 3 जो है, मतलब जो पेन है वो पोर्ट 3 से ला रहा था, जो अपना पेन को पोर्ट 3 से ला रहा था, इनपुट में पोर्ट 3 से दे रहा था, तो दैट मीन्स इनपुट इज फ्रॉम द पोर्ट 3, और हम लोग का जो आउटपुट है दैट इज फ्रॉम पोर्ट 1। ठीक है, तो ये हो गया S1 3। आपने इनपुट दिया पोर्ट 3 से और आउटपुट लिया पोर्ट 1 से, दैट विल रिप्रेजेंट दी S1 3। और चूंकि वेव्स आपने दिया फ्रॉम 3 to 1 एंड, और वो भी वही जो वेव है वो इस तरफ भी गया, पोर्ट 2 की तरफ भी गया, तो दैट मीन्स S input from port 3 and it will directed port 2, पोर्ट 2 की तरफ गया। तो दैट मीन्स आप क्या देख रहे हो, S13 जो है इट इज इक्वल टू दी S23, लेकिन चूंकि एरो का डायरेक्शन क्या है, एक अपवर्ड है एक बैक एक बिलो है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ है एक बिलो की तरफ है, तो दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ एरो की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? ये हुआ सबको? यस सर। यस सर। कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इफ द इनपुट इज गिवन टू द पोर्ट 3, it reaches to port 1 and port 2 out of phase by 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जो वेव आएगा, यहाँ जो वेव आएगा और यहाँ जो वेव आएगा उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया प्रॉपर्टी। मतलब अगर मेरे को एस पर एस मैट्रिक्स निकालना है इस नेटवर्क का, तो S13 इट इज इक्वल टू दी S23 बस, लेकिन निगेटिव साइन आएगा ड्यू टू दी आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ये तो इसका, ये फ्रॉम द डायग्राम लिखोगे, ये जो चीजें लिखोगे फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई। 5 प्रॉपर्टीज में एक तो प्रॉपर्टी था सिमेट्रिक वाला, एक होता था मैच वाला। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आप फ्रॉम द फिगर देख रहे हो, अगर मैं देखो डैश डैश लाइन एक लगाता हूँ, ये देखिए ये वायलेट कलर से मैं डैश डैश लाइन लगा रहा हूँ, तो आप ये देखोगे मैं पोर्ट 1 को पोर्ट 2 की तरह भी वर्क कर सकता हूँ, पोर्ट 2 को पोर्ट 1 की तरह यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपका सर्किट है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, इधर से देखो या उधर से देखो वो सिमेट्रिक ही दिखेगा। तो दैट मीन्स पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर सिमेट्रिक, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर सिमेट्रिक। कहने का मतलब ये हुआ जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि आप 1 से इनपुट लो, 1 से इनपुट दो, और 1 से जो आपके रिफ्लेक्शन आएगा दैट इज दी 1 से ही आउटपुट आया, 1 से आपने इनपुट दिया 1 से आउटपुट आया रिफ्लेक्शन की वजह से, और जो 2 पे आप इनपुट दिया और 2 से ही आउटपुट आया। इसको ऐसा समझते हैं कि आप A1 दे रहे हो, A1 सिग्नल दिया लेकिन B1 रिफ्लेक्शन हुआ, और आपने A2 सिग्नल दिया और B2 रिफ्लेक्शन हुआ, तो वो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि सिमेट्रिक आपका सर्किट। क्लियर है? तो यहां से आ गया S1 इज इक्वल टू S12 फ्रॉम द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, यस सर। दूसरी बात
आप पोर्ट 3 से इनपुट दे रहे हो और पोर्ट 3 जो इनपुट दे रहे हो तो आधा पावर, मैं बताऊंगा कि आधा पावर क्यों हुआ, जो भी पावर दिए P, उसमें P पावर आधा इधर चल दिया पोर्ट 1 में और आधा पोर्ट 2 में चल दिया, ठीक है। लेकिन पोर्ट 3 में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, आप दिमाग में आएगा कि पोर्ट 3 में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा आधा पावर इधर डिवाइड हो गया पोर्ट 1 में और आधा पावर पोर्ट 2 में डिवाइड हो गया। और दैट मीन्स अगर पोर्ट 3 में रिफ्लेक्शन नहीं, कोई भी पावर रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, तो कहने का मतलब B3 की वैल्यू 0 है, तो भी पावर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आपने A3 दिया और B3 आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, B3 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स S33 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स पोर्ट 3 क्या है, मैच्ड, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं, मैच्ड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां से हमारा इक्वेशन आ गया S11, S12, S13। मैट्रिक्स 3x3 का बनेगा क्योंकि तीनों पोर्ट में हम 3 इनपुट दे सकते हैं एंड 3 आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। इस वजह से 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। फिर 11, 12, 13 हो गए, 21, 22, 23 हो गए और 31, 32, 33 हो गए। ये हो गया S1। फिर आप देख रहे हो कुछ कुछ चीजें आपने देखा, इस मैट्रिक्स को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। लेस टर्म, मेरे को क्या करना है, इसको लेस टर्म में करना है, लेस टर्म होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि इस मैट्रिक्स में 9 के 9 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उस 9 के 9 वेरिएबल्स को मेरे को चीजों को सॉल्व करना है। तो यहां से आ गया S22 की वैल्यू, अभी हम लोगों ने देखा फ्रॉम दिस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इट इज S11, फिर S12, फिर चूंकि ये रेसिप्रोकल नेटवर्क है, ठीक है, रेसिप्रोकल नेटवर्क की बात बताया था कि आप 1 से इनपुट लो और 2 से आउटपुट लो, या 2 से इनपुट दो और 1 से आउटपुट लो, तो सेम आएगा, ठीक है। 1 से आपने इनपुट दिया, वन से आपने इनपुट दिया और 2 से आउटपुट लिया, या 2 से इनपुट दिया या 1 से आउटपुट लिया, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ड्यू टू द रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या रेसिप्रोकल है, दैट मींस S12 इज इक्वल टू S21। तो यहां से जो मैट्रिक्स है वो S21 की जगह यहाँ पे आ जाएगा S12, और इसी तरीके से S13 और S31 की जगह मैं 13 लिख सकता हूं। लेकिन आप देखो, अब देखिए यहाँ पे 23, 32 एंड S33 की वैल्यू हमने देखा अभी 0 है, पोर्ट 3 परफेक्टली मैच्ड है, तो S33 की वैल्यू 0। लेकिन S23 और S32 के बारे में देखें तो हमने फ्रॉम द डायग्राम ये इक्वेशन निकाला था कि S13 इज नथिंग बट माइनस S23, या फिर यूं कहें कि S23 इज नथिंग बट -13। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हायर नंबर के जो टर्म है, जैसे 22, 23 हो गए, या 31, 32 या 33 हो गए, उसको मैं 11, 12, 13 में ही ला रहा हूँ, चीजों को 11, 12, 13 में ही ला रहा हूँ। तो आप देख रहे हो S23 क्या है, एक्चुअली -S13 है। तो जहां पे S13 है, जहां पे S23 है, उसको लिखूंगा S13 और S23 दैट इज -S13, और ये भी क्या हो गया, -S13। तो हमने देखा नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो 1 से इनपुट दो और 2 से आउटपुट लो, या 2 से इनपुट दो और 1 से आउटपुट लो, ये सेम होगा। इसी तरीके से आप 1 से इनपुट दो और 3 से आउटपुट लो,
या फिर 3 से इनपुट दो, 1 से आउटपुट लो, सेम होगा। S23 3 से इनपुट लो, 2 से आउटपुट लो, और S32 डेट मीन्स 2 से इनपुट दो और 3 से आउटपुट लो, वो भी सेम होगा। तो क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स डेट मीन्स S11 S12 S13 S22 S23 S यहाँ से 21 S22 सॉरी 31 32 33। तो आप क्या देख रहे हो, ये इस डायगोनल एलिमेंट के क्रॉस जो भी एलिमेंट्स है, मतलब S12 इट शुड बी इक्वल टू S21 क्योंकि रेसिप्रोकल नेटवर्क है। S13 इज नथिंग बट S31 एंड S23 इज नथिंग बट S32। तो पहला तो जैसे ही नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स के क्रॉस जो भी एलिमेंट्स हैं वो मिरर इमेज होंगे, मतलब वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, इसको और फर्दर में समझाऊंगा कि ये क्या एक्चुअली बता रहा है S12 इज इक्वल टू S21। आप एक तो आपको तुरंत ही क्लियर हो गया होगा कि ये देखिए यहाँ भी आधा पावर मिल रहा है और यहाँ भी आधा पावर मिल रहा है, मतलब पोर्ट 1 से इनपुट दोगे या फिर पोर्ट 3 से इनपुट दोगे तो आपको आधा पावर मिल रहा है। ठीक है, S13 इज इक्वल टू S31 और उसी तरीके से S12 इज इक्वल टू S21 सॉरी S32 इज इक्वल टू S23। तो द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल, तो दैट मीन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायरेक्टली हम लोग ऐसा कर देते हैं, लोअर टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये S23 S22 और S33 और ये 21 की जगह मैंने कर दिया 12, 31 की जगह कर दिया 13 और 32 की जगह कर दिया 23। अब आपने देखा फ्रॉम द डायग्राम, हमने देखा कि S13 इज इक्वल टू S2 माइनस S23। ठीक है, एक पेन ऊपर में जा रहा था, एक पेन नीचे की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो निगेटिव साइन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उल्टा रहेगा 1 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ S23 इज इक्वल टू माइनस S13। जहां पे 23 दिखेगा, जहां जहां पे आपको 23 दिखेगा वहां पे क्या करना है, लोअर टर्म में लिखना है, डेट मीन्स S माइनस S13। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस S13, इसको लिख सकता हूँ माइनस S13 और S33 परफेक्टली मैच्ड है, जो भी हम लोग पावर दे रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, डेट मीन्स 0। और S22 हमने देखा तो फ्रॉम दी क्या बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से S22 इज नथिंग बट S1। तो फाइनली जो है हमारा जो मैट्रिक्स आ गया वो S11 S12 S13 S12 S11 S13 सॉरी माइनस S13 S13 माइनस S13 और 0। तो ये मैट्रिक्स होगा इन द केस ऑफ E प्लेन T। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये हो गया आपका मैट्रिक्स। इस पे चर्चा कर लेते हैं और दूसरे तरीके से यदि सोचें कैसे पावर डिवीजन हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि जब हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो पावर आता है, जब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो पावर आता है, और जब हम पावर का स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर रूट क्या आएगा? क्या आएगा भाई? Sir, amplitude. एम्पलीट्यूड आएगा।
ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि पावर कंजर्वेशन का जो प्रॉपर्टी है, एस इंटू एस कंजुगेट की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जो कि अभी तक नहीं अप्लाई किया था, दैट इज पावर कंजर्वेशन। तो अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहां से आ गया S11 S12 S13 S21 S11 माइनस S13 कंजुगेट लिख दीजिए हर एक एलिमेंट में। जीरो कंजुगेट तो जीरो ही होगा, इट शुड बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तीन इक्वेशंस आएंगे, उसको देखते हैं फर्दर। तो पहला रो और पहला कॉलम करोगे तो क्या आता है, S11 का, अब इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, कंजुगेट और उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो S11 का स्क्वायर, फिर प्लस पहला रो दूसरा कॉलम S12 इंटू S21 का कंजुगेट। ये गलत लिख दिया हूं मैं, तो ये भी आ जाएगा S12 का स्क्वायर प्लस पहला रो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम S13 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू। इसी तरीके से दूसरा रो और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करता हूं तो दूसरा ये वाला वन इक्वल हो जाएगा S12 का होल स्क्वायर प्लस S11 का होल स्क्वायर प्लस S13 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। S13 का स्क्वायर प्लस S13 का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 1। ये तीनों इक्वेशन क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes. तो यहां से आपका एक इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3 आपके काम का है, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है। तो 2 इंटू S13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आगे S13 इज नथिंग बट 1/√2। ठीक है, S13 इज नथिंग बट 1/√2। क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes. Sir. अब इक्वेशन नंबर ये 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को यदि आपसे ध्यान से देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इसको मैं अगर देखूं, ये देखिए हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ, S13 स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, S13 स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। बस यहाँ भी S11 का स्क्वायर, यहाँ प्लस S12 का स्क्वायर है, यहाँ पे S21 का स्क्वायर, S11 का स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि S11 ही S12 है और S12 ही S11 है। समझ में आ रहा है? समझ में आया ये चीज? ठीक है, यहां से 11 12 13 लिखा है, यहाँ पे 12 11 13 लिखा है। ठीक है, 13 13 तो इक्वल दिख रहा है। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें ध्यान से तो ये तभी हो सकता है
कि जब 11-12 हो और 12 क्या हो 11। क्लियर है? यस सर। तो यहां से आ गया फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन कि इक्वेशंस से समझ में आ रहा है कि S11 इज नथिंग बट S1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करते हैं, ये फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक तरीके से दिख रहा है, दोनों एक तरीके से दिख रहा है, अब बस ऑर्डर थोड़ा चेंज है, इक्वेशन एक दूसरे की तरह ही दिख रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू ये आ गया S1 इज इक्वल टू S12, यहाँ से आ गया S1 का स्क्वायर प्लस S12 का स्क्वायर प्लस S13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन में सारी चीजें पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू S11 का स्क्वायर प्लस S13 हम लोग निकाले हैं 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया S11 का 2 इंटू S11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट इज नथिंग बट हाफ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया S1 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4 और S11 आ गया 1/। ठीक है, S11 ही S क्या है 1। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. सारे वैल्यूज आ चुके हैं आपके मैट्रिक्स के। S11 की वैल्यू हमने 1/2 निकाली, फिर क्या निकाला था S12 कितना है 1/2, और यहाँ भी S12 भी लिखा था, और S11 की वैल्यू ही S22 की वैल्यू है, दैट मींस ये भी 1/2 हो। फिर S13 निकाला, दैट इज 1/√2, फिर S13 निकाला यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे माइनस S1/3 लिखा था, तो माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 और ये 0। तो ये हो गया आपका S मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। मान लीजिए आपके 3 आउटपुट्स हैं, B1, B2, B3। ये आपका गेन हो गया, जो भी है बोले। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखा था मैंने कि आउटपुट इज नथिंग बट S मैट्रिक्स इनटू द इनपुट। ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क S मैट्रिक्स जब पढ़ा रहा था तो ये हो ई प्लेन के केस में इक्वेशन हो। इसके 3 इक्वेशंस बनेंगे। इस इक्वेशंस को लिख लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग जो सोच रहे थे वैसा हो रहा है कि नहीं। A1 डिवाइड बाई 2 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 प्लस A3 डिवाइड बाई √2। B2 का इक्वेशन हो गया A1 डिवाइड बाई 2 प्लस A2 डिवाइड बाई 2 माइनस A3 डिवाइड बाई √2, और B3 हो गया A1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे √2 आएगा, √2 प्लस माइनस A2 डिवाइड बाई √2 और प्लस 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर। केस 1 ले लेते हैं। केस 1 चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आप जानते हैं A1, A2, A3 क्या है? इनपुट है। A1, A2, A3 ये इनपुट्स हैं, और B1, B2 क्या है? B1, B2 और ये B3 ये रिफ्लेक्टेड वेव है, जो कि आपने जो भी इनपुट दिया उससे रिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो B1, B2, B3। तो इधर जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव है,
और इधर आपका इनपुट वेव है A1 A2 A3। अब हम लोग एक दो केसेस देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, मान लीजिए मैं इनपुट A1, अभी जो सबसे पहले आपको जो समझाया था मैं कि सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि मैं A3 से इनपुट दे रहा हूँ, A1 और A2 से इनपुट नहीं दे रहा हूँ, मैं A1 भी नहीं दे रहा हूँ और A2 भी नहीं दे रहा हूँ, केवल A3 से इनपुट दे रहा था। आपको याद होगा मैं केवल A3 से इनपुट दे रहा था, और जब A3 से इनपुट दे रहा था तो जैसे मान लो ये पेन ऐसा था तो ये इधर चल दिया और ये इधर चल दिया, तो पावर हाफ हो रहा है। ठीक है, पावर आधा पावर उधर जाता पोर्ट 1 में, आधा पावर पोर्ट 2 में जाता। तो कैसे हो रहा है, तो अगर हम लोग देखें इसको, इसी इक्वेशन को देखें कि A1 A2 की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और A3 की वैल्यू को भी पावर ले लेते हैं कि मान लो A3 की वैल्यू A। ठीक है, तो अगर आप पावर के बारे में बात करें, अगर A3 की वैल्यू A है, तो अगर मैं पावर के बारे में बात करूं, पावर इन इनपुट 3, पावर इन इनपुट 3 इट शुड बी इक्वल टू A स्क्वायर, कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई पावर P। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यहां से क्वेश्चन नंबर B1 देख लेते हैं। तो B1 क्या दिख रहा है आपको, A1 A2 0 हो गया, 0 + 0 प्लस A3 को मैं A ले लिया हूं, A3 भी ले सकता हूं, बहुत बड़ा चीज नहीं है, A/√2। इसी तरीके से B2 का इक्वेशन भी आ गया, 0 + 0 माइनस A/√2। और B3 कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। B3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट आपने देखा B1 की वैल्यू A/√2 है, B2 की वैल्यू माइनस A/, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको A3/√2 ले लो, इसको A3/√2 ले लो, और B3 की वैल्यू 0। अगर मैं पावर के बारे में बात करूं, कितना पावर आ रहा है आपका इनपुट 1 में, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो B1 इनपुट 1 का जो पावर होगा, पावर ऑफ इनपुट 1, पावर ऑफ इनपुट 1, इट शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर। दैट मींस ये आ गया A3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, A3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पावर एट इनपुट, पावर ऑफ इन पावर ऑफ पोर्ट 2, पोर्ट 2 बोलूंगा यहाँ पे, पोर्ट 1, पावर ऑफ पोर्ट 2 कितना दिख रहा है, आप कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज B2 स्क्वायर। यहाँ से आ गया आपका A3 माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो A3/2। तो आप क्या देख रहे हो, जो आपका पावर था एक्चुअली में, दैट इज द पावर एट पोर्ट 3, पावर एट पोर्ट 3, जिसको मैं A3 का स्क्वायर बोलता था या फिर A का स्क्वायर बोलता था, तो वो क्या हो रहा है, पावर एट जो पोर्ट 3 है, जो कि A3 का स्क्वायर था, A3 का स्क्वायर था, वो अब दो भाग में डिवाइड हो रहा है, A3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इन द पार्ट पोर्ट 1 एंड इन द पोर्ट 2 A3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो हम लोग ये देखा, अच्छा, पोर्ट 3 में कोई भी पावर नहीं है, जो रिफ्लेक्ट पावर है दैट इज द B3 स्क्वायर, जो रिफ्लेक्टेड पावर होगा B3 स्क्वायर, 0, कोई भी पावर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जो भी पावर आपने दिया, आधा पावर पोर्ट 1 में चल दिया और आधा पावर पोर्ट 2 में चल दिया। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 इज परफेक्टली यहाँ एक तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच्ड। परफेक्टली मैच्ड मतलब कोई भी पावर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज द पावर B3 स्क्वायर इज 0। तो कोई भी पावर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, परफेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डीबी के टर्म में बात करूं तो 10 लॉग, आपने पावर दिया कितना, आपने पावर दिया था
A3 का स्क्वायर, और आपको पावर मिला A3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आइदर इन पोर्ट 1 और पोर्ट 2, दोनों में A3 स्क्वायर 2। तो अगर मैं डीवी के टर्म में बात करूं तो ये हो जाएगा 10 log हाफ, और 10 log हाफ की वैल्यू निकालोगे ये -3 dB आएगा। तो जो भी आप पावर दोगे तो इसको मैं पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 को बोलते हैं 3 dB स्प्लिटलर। जो भी आप पावर दोगे उसे -3 dB पावर आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 dB पावर देता हूँ तो यहाँ पे 7 dB आएगा, और यहाँ पे भी 7 dB आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक आध केस ऐसी आप लोग करके लाना। मान लो यहाँ पे मैं एक इक्वल पावर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी कोफिशिएंट ए है, दैट मींस A1 इज इक्वल टू ए एंड A2 इज इक्वल टू ए। तो पावर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे पावर ए स्क्वायर होगा। इक्वल पावर दे रहे हैं, इक्वल पावर। तो ये इक्वल पावर जब दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा है, अगर हम लोग उसको देखें तो इस इक्वेशन में यदि पुट करोगे, इक्वेशन में पुट, ये वाला इक्वेशन है उसे पुट करके देखते हैं, तो B1 आ गया आपका, और आप कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हो पोर्ट 3 में, तो A3 इज इक्वल टू 0, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हो इन दी पोर्ट 3। तो इक्वेशन मैं बहुत जल्दी से लिख लेता हूँ, देख लेना आप लोग। B1 इज इक्वल टू A/2 प्लस A/2 प्लस 0, B2 इज इक्वल टू A/2 प्लस A/2 प्लस 0, एंड B3 इज इक्वल टू A/√2 माइनस A/√2 प्लस 0। तो B3 आपको ऑलवेज 0 दिखेगा क्योंकि परफेक्टली मैच्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। B1 की वैल्यू आपने देखा कि A आ गया, और B2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, A आ गई। सबको दिख रहा है ये चीज? पावर की बात करें, जो पावर रिफ्लेक्टेड है B1 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट A स्क्वायर, एंड B2 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट A स्क्वायर। तो जो भी रिफ्लेक्टेड पावर है वो क्या हो गया, A हो। क्लियर है? Yes, sir. तो आपने देखा ये एक्चुअली में क्या आ रहा है कि आपने पावर के टर्म में बात कर रहा हूँ, आपने पावर दिया A स्क्वायर, यहाँ पे आपने पावर दिया A स्क्वायर यहाँ पे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में। अब ये पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में जो पावर जा रहे हैं एक्चुअली में A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो रहे हैं। दैट मींस ये पावर को क्या कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस पोर्ट। पावर, दोनों पावर्स को आपस में कैंसिल आउट कर दिया, डिफरेंस पोर्ट। तो पोर्ट 3 इज नोन एज डिफरेंस पोर्ट। तो ये इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। जो भी पावर आप दोगे इनपुट पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में, वो अल्टीमेटली जाके दैट इज नथिंग बट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इट विल बी डिफरेंशिएट। तो पावर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और जो भी पावर, तो ये खत्म हो गया, और जितनी जो बच गए पावर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वहां पे खत्म हो गया। तो ये A स्क्वायर रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे A स्क्वायर रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज द B1 स्क्वायर एंड द B2 स्क्वायर। तो पोर्ट 3 इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफरेंस पोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फर्दर देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट? No, sir. Yes, sir.